हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सबके? सब बढ़िया। आइए आगे देखते हैं हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन। तो पहले तो आपके मन में ये आएगा कि ये अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड क्या है। तो अप्रूव तो इसलिए कहलाएगा एक फंड जब आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उसे अप्रूवल ले लेते हो कि हम लोग ये फंड मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो अप्रूव का मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि अप्रूव बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुपर एनुएशन फंड क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने जब भी एक फंड बनाया किसी कानून के तहत तो कहा कि ये फंड में पैसा इंप्लॉयर को डालना पड़ेगा ताकि इंप्लॉय को बेनिफिट मिले, तो उसका कुछ नामकरण किया, ठीक है, कोई ना कोई एक नाम दिया। बिल्कुल उसी तरीके से सुपर एनुएशन फंड भी एक नाम है, जैसे प्रोविडेंट फंड वैसे ही सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। नेशनल पेंशन फंड, इसका कोई मीनिंग है? नो, मीनिंग नहीं है। ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है वही उसका मतलब है, क्या इसमें कहा गया है वो उसका मतलब है, राइट। आइए देखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब फंड को जब भी समझना हो तो इस तरीके से समझिएगा। फंड मतलब एक गुल्लक, इस गुल्लक में कौन पैसा डालेगा? इस गुल्लक का नाम है सुपर एनुएशन फंड। इसमें एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। और कौन पैसा डालेगा जल्दी बताइए? इसमें एम्प्लॉय पैसा डालेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इसमें ब्याज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस फंड में, ये फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है ना, तो इसमें इंटरेस्ट आएगा। और एक दिन ये सारा पैसा निकाल लिया जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो इसमें से क्या करेगा? पैसा निकाल लेगा। ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए तो पैसा डाला जा रहा है इसमें। तो एक एक आइटम को इंडिविजुअली हम लोग समझते हैं। Approved superannuation fund means superannuation fund which is approved by CIT, Commission of Income Tax. The aggregate contribution made by the employer to the recognized provident fund to an approved superannuation fund and contribution to national pension scheme. In case the same exceeds 7,50,000 is taxable as per QC. सुपरएनुएशन फंड को इन आइसोलेशन नहीं देखना है। एक्चुअली प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कितना पैसा डाल रहा है आपको तीनों का एग्रीगेट देखना है। अगर तीनों का मिला के 7.5 लाख से ज्यादा है तो वो टैक्स में। रिपीट करूं बात, सुपरएनुएशन फंड की अलग से कोई लिमिट नहीं है। हालांकि प्रोविडेंट फंड की अलग से एक लिमिट होती है, वो आपको देखने को सुनने को मिलेगा। प्रोविडेंट फंड की अलग से भी लिमिट होती है, सुपरएनुएशन फंड की इन आइसोलेशन कोई लिमिट नहीं है। प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में तीनों में मिला के एम्प्लॉयर अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा डाल रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। The contribution by the employer to recognized provident fund up to 12% of the salary without any overall ceiling is exempt. देखिए, contribution to employer provident fund up to 12% of salary. Provident fund में 12% of salary तक क्या होता है? exempt होता है, उसके beyond taxable होता है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल होता है। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल होता है। ये प्रोविडेंट फंड की अलग से भी एक लिमिट है कि अगर मान लो टोटल 7.5 लाख से एक्सीड नहीं किया लेकिन प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड कर रहा है तो भी प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। एक समय मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं आपको दिखाता हूं पुराना एग्जांपल। एक बार मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, कि मान लीजिए एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 1,30,000 रुपया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में 2 लाख और नेशनल पेंशन स्कीम में 1 लाख रुपया। सारा मिला के होता है 4,30,000 रुपया। क्या ये 7.5 लाख से ज्यादा है? नहीं। एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख रुपया है, 12% ऑफ सैलरी होता है 1,20,000 रुपया, तो आरपीएफ में 1,20,000 ही एग्जेम्प्ट होगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ये 7.5 लाख से ज्यादा नहीं है, फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर तीनों मिला के 7.5 लाख से ज्यादा है तो वैसे ही टैक्सेबल होगा। जैसे ये तीनों मिला के 7.5 लाख से ज्यादा है तो 180 टैक्सेबल होगा, राइट। अच्छा, अगर ये तीनों मिला के 180 टैक्सेबल होगा तो क्या पीएफ जो 10,000 रुपए ज्यादा था वो अलग से भी टैक्सेबल होगा? नहीं।
अब प्रोविडेंट फंड अलग से टैक्सेबल नहीं होगा, 12% ऑफ सैलरी वाली बात अब इस पे अप्लाई नहीं होगी। अब कुल मिला के अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो जितना 7.5 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो गया। ठीक है, जितना भी 7.5 लाख से ज्यादा है वो पूरा टैक्सेबल हो गया। Further, contribution up to 14% of salary by central government and 10% of salary by any other employer towards national pension scheme is allowed as deduction under section 80 CCD 2। प्लीज इसको सही कर लीजिए, 1 नहीं है ये 2 होगा। एक्चुअली क्या होता है कि एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में उसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, एक लिमिट है उसकी डिडक्शन लेने की, क्योंकि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में तो तीनों मिला के 7.5 लाख से ज्यादा तो टैक्सेबल हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। फिर कुछ डिडक्शन भी मिल जाता है, लेकिन वो पेंशन फंड के लिए मिलता है। कितना मिलता है? 14% ऑफ सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो तो, और अदर एम्प्लॉयर अगर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयर है, तो 10% ऑफ सैलरी की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करूं इस कॉन्सेप्ट को। 3 फंड में मिला के देखिए एम्प्लॉयर कितना पैसा दे रहा है। अगर 7.5 लाख से ज्यादा दे रहा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 7.5 लाख से जितना ज्यादा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से फायदा क्या क्या और हो सकता है? नेशनल पेंशन फंड में का आपकी सैलरी का 12%, आपकी सैलरी का 14% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो, और अगर अदर एम्प्लॉयर है तो सैलरी का 10% तक की डिडक्शन मिल जाएगी 80 CCD 2 में। ये चैप्टर 6 में होता है। ठीक है, अब प्रोविडेंट फंड के लिए एक अलग से भी लिमिट है। वो लिमिट कब अप्लाई होती है? अगर तीनों का मिला के 7.5 लाख रुपए से कम आ रहा है। अगर तीनों का मिला के 7.5 लाख रुपए से कम आ रहा है तो आपको देखना है प्रोविडेंट फंड की इंडिविजुअल लिमिट। ठीक है, अगर इंडिविजुअली अगर प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई तीनों बात? एम्प्लॉय जो पैसा डाल रहा है इसमें, ये फंड में एम्प्लॉय भी तो पैसे डाल रहा था, इसका क्या होगा? जितना एम्प्लॉय पैसे डालेगा ना पूरा एटीसी में छूट मिलेगी। लेकिन जब चैप्टर 6 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटीसी की अपनी एक लिमिट होती है, एक आउटर लिमिट होती है कि इससे ज्यादा तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है एटीसी में। वो होती है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो एटीसी की लिमिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज परक्यूजिट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा, देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज ये वाला टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट की इनकम है तो क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा? तो ये टैक्सेबल होगा एज परक्यूजिट, ये टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जितना ब्याज इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय ने जो पैसा दिया है उसका ब्याज, ये एग्जेम्प्ट है, ये वाला एग्जेम्प्ट होगा, ये ब्याज एग्जेम्प्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखिएगा ये सब। एम्प्लॉय जो पैसा दे रहा है वो अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होता है, जितना 7.5 लाख से ज्यादा है। एम्प्लॉय जो पैसा जमा कर रहा है उसके हिस्से का ब्याज टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथ में पूरा पूरा सैलरी की तरह, और एम्प्लॉय जो अपना हिस्सा डालता है उसका एटीसी में छूट लेता है, और अपने हिस्से का एम्प्लॉय के जो ब्याज आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, विड्रॉल पे जब पूरा पैसा निकलेगा तो इस पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ये विड्रॉल जब पूरा पैसा निकाल लेंगे तो ये क्या रहेगा? ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ऑब्वियसली जब कंपोनेंट पे टैक्स लग गया, डालते समय पैसा पे टैक्स लग गया तो निकालते समय दोबारा थोड़ी ना लगेगा। डालते समय नहीं लगा होता तो निकालते समय शायद लगा होता, लेकिन डालते समय यहां तो लग गया ना, और हर साल जो ब्याज एक्रू हो रहा है उस पर टैक्स लगते जा रहा है, तो विड्रॉल पे नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है ये। आई होप क्लियर है सबको ये। Now coming to next heading, ESOP, Employees Stock Option Plan. बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन इसके मायने ग्रेजुअली बदल गए। एक जमाना था जब ESOP का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था, लेकिन अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। जमाना बदल गया है, मैं आपको बताता हूं कैसे बदल गया है।
एक समय था जब कंपनी ये कहती थी मेरे यहाँ जो अच्छा काम करेगा ना हम उसको इंकरेज करेंगे, उसको फायदा देंगे। भाई मेरे यहाँ बड़ी लगन से ये बंदा काम करता है तो हम इसको कंपनी के कुछ शेयर्स देंगे फ्री में ताकि ये और लगन से काम। आज मेंटालिटी बदल गई है एम्प्लॉय। पता है आज एम्प्लॉयर कैसे सोचता है, कहता है जो अच्छा काम कर रहा है वो तो करेगा ही, उसके तो खून में ही अच्छा काम करना। जो गंदा काम कर रहा है उसको मोटिवेट करो, उसको लालच दो ऐसा ताकि वो भी अच्छा काम करे। आई होप आप बात समझ रहे हो कि मेंटालिटी में क्या परिवर्तन आया है। ईसॉप का कॉन्सेप्ट समवेयर अराउंड 80s में शुरू हुआ था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, इन्होंने भी अपनी कंपनी में ईसॉप लाया था 80s के आसपास लाया था, 81, 82 या 83 में से उस समय करीब लाया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो इन्होंने अपने कंपनीज के सभी इंप्लॉइज को, जितने भी लोग अच्छा काम करते थे उन सबको कुछ कुछ शेयर। तो उनकी कंपनी का जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर तो वो थे, उनकी कंपनी का जो ड्राइवर था, ठीक है, मतलब खुद को भी शेयर्स अलॉट किए थे उन्होंने एज एन डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, और बहुत सारे इंप्लॉइज को मिला था जो भी अच्छा काम कर रहे थे, तो उनके ड्राइवर को भी क्या मिला था, ईसॉप के जरिए शेयर्स मिले थे। और वो ड्राइवर कंपनी के डायरेक्टर की यानी नारायण मूर्ति की गाड़ी चलाता भी था। थोड़े से ही शेयर्स मिले थे, थोड़े थोड़े सबको मिले थे जो भी कंपनी के अच्छे इंप्लॉइज थे। ये क्या था, मोटिवेशन था कि भाई कंपनी के शेयर्स तुमको मिल रहे हैं, तुम भी कंपनी में अब हिस्सेदार हो। तो ये और मोटिवेशन था उनके लिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस ड्राइवर के शेयर्स की वैल्यू आज कितने रुपए है। इन्फोसिस के शेयर्स मिले थे 1980 के आसपास, और आज उस शेयर की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे आप जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे अपना, तो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे। तो कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी आपको क्या करेंगे, ऑफर लेटर देंगी। ऑफर लेटर में लिखा होगा आपकी बेसिक पे क्या होती है, आपके अलाउंसेस क्या क्या होंगे, आपके परचेसेस क्या क्या होंगे। उसी में लिखा होगा कि आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, स्टॉक मिलेगा। अगर आप कंपनी में 3 साल रहते हो तो, या कंपनी में 5 साल रहते हो। बेसिकली आज की तारीख में ईशॉप एक हायरिंग टूल बन गया है, नए इंप्लॉइज को लाने का अट्रैक्शन बन गया है कि भैया आओ 3 साल रहोगे तो तुमको शेयर मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। ये आप लोग जब ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो कहीं नौकरी करने जाते हो तो 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले दिन तो जब एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू लेता है, पूछता है कि मैं आपको जंगल में भेज दूंगा जॉब करने के लिए, मंजूर है आपको? तो आप कहते हो यस सर, जंगल मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही जंगल में काम करना चाहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए। अब जैसे ही नौकरी मिल जाती है तुरंत अपनी फाइल रेडी कर लेते हो, फिर से रिज्यूम वगैरह के साथ और बाकी जितने सर्टिफिकेट है, और दूसरे कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर देते हो। क्या ये बात उस कंपनी को भी मालूम है जिसको तुम अभी तोते की तरह बता के आए हो कि हाँ सर जंगल मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्लीज वहीं भेज दीजिए? हाँ, उसे भी ये बात मालूम है। वो कंपनी इसीलिए तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आप टिक के काम करते रहो, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ईसॉप का फ्लेवर डाल दिया है, तड़का डाल दिया। तो आपके दिमाग में बात है, अच्छा मुझे कंपनी के शेयर्स 10 रुपए में मिलेंगे जो 500 रुपए के हैं अगर मैं 3 साल तक टिक गया तो। क्योंकि रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी नया एम्प्लॉय आता है ना कंपनी में, तो वो 2-3 महीने तक कंपनी को कुछ देता नहीं है, कंपनी का ही खून चूसता है और पैसे भी लेता है। आप अगर इतना पढ़ लिख के ये सोच रहे हो कि हम बड़ी बड़ी नौकरी पाएंगे, लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी, तो आप जिस कंपनी में जाओगे किसी काम लायक होगे क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी गलतफहमी है। वो कंपनी आपको 2-3 महीने 4 महीने बर्दाश्त करती है, इसलिए बर्दाश्त करती है कि आप 4 महीने बाद किसी काम लायक होंगे, लेकिन तब तक तो आप बुढ़िया बिस्तर बांध के निकल चुके होते हो। तो उसी के लिए क्या है ये ईसॉप। आइए इसको फंडामेंटली समझते हैं। देखिए ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप कंपनी के 100 शेयर खरीद सकते हो एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। और जिस दिन ये बोल रही है ना कि आप कंपनी के 100 शेयर खरीद सकते हो 20 रुपए के रेट पे, उस दिन पता है मार्केट में प्राइस क्या चल रही थी शेयर की? 100 रुपए। कैसा लगेगा एम्प्लॉय को सुनने में? कंपनी एम्प्लॉय को कह रही है जो 100 रुपए का शेयर हमारी कंपनी का चल रहा है, तुमको 100 शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं मात्र 20 रुपए में, जिसकी मार्केट प्राइस 100 रुपए। अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। लेकिन एम्प्लॉय को अब दूसरी बात कह रही है कंपनी, ये तभी मिलेगा जब तुम 3 साल तक टिक जाओ। ऑप्शन आज ही तुमको दे रहे हैं, लेकिन 3 साल रह गए तो तुमको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो 3 साल के पीरियड को कहा जाएगा वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसके बाद ईशॉप के शेयर को खरीदने का अधिकार मेरे पास आ जाएगा। ऑप्शन तो मेरे पास है खरीदने का, लेकिन क्या मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं? नहीं। जितने पीरियड के बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसे कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। फिर 3 साल जैसे ही बीतेगा, वो पहला दिन जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो उसे कहा जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। उसे क्या कहा जाता है? डेट ऑफ वेस्टिंग। डेट ऑफ वेस्टिंग क्या होता है? वो पहला दिन जिस दिन मेरे पास अधिकार है, राइट। तो कंपनी मान लीजिए आपको कहती है कि आप 2 साल बाद शेयर्स खरीद सकते हो, तो पता है 2 साल को कहा जाएगा वेस्टिंग पीरियड। और 2 साल के बाद वो पहला दिन जिस दिन आपके पास अधिकार है ऑप्शन को खरीदने का, उसे कहा जाएगा डेट ऑफ वेस्टिंग। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कंपनी कहती है कि आप 3 साल बाद शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो खरीदने के लिए भी कुछ समय देती होगी कि जैसे 3 साल बाद आप खरीद सकते हो, और आप जैसे ही 3 साल बीता आप नहीं खरीद पाए तो कंपनी का गया ऑप्शन। नहीं, कुछ समय देती है कंपनी, 3 महीना, 6 महीना, साल भर आपको समय देगी कि आप इतने समय के अंदर कभी भी शेयर खरीद लेना। 3 साल बाद खरीद लेना, 6 महीने के अंदर, ऐसे बोलती है। 2 साल बाद खरीद लेना, 3 महीने के अंदर। तो ये चीज होता है। तो 2 साल हो गया वेस्टिंग पीरियड, और 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया एक्सरसाइज पीरियड। अब वो बात समझिए, जितने पीरियड के अंदर हम खरीद सकते हैं उसे कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। और उस एक्सरसाइज पीरियड में किसी ना किसी दिन हम खरीदेंगे, तो वो दिन कहलाएगा डेट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। फिर जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या शेयर कंपनी तुरंत खटाक से आपको पकड़ा देगी हाथ में आपके? नहीं, कंपनी को भी शेयर अलॉट करने में समय लगेगा, राइट। तो फिर जिस दिन कंपनी शेयर आपको अलॉट करेगी उसे कहा जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो देख लीजिए हमारे एग्जांपल में 3 साल वेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि कंपनी ने कहा 3 साल बाद हम आपको खरीदने देंगे शेयर। 1 साल का समय दिया था खरीदने को, तो 1 साल एक्सरसाइज पीरियड है। जिस दिन हमने एक्सरसाइज किया वो रहा डेट ऑफ वेस्टिंग, डेट ऑफ एक्सरसाइज। डेट ऑफ वेस्टिंग क्या होता है? वो पहला दिन जिस दिन हमारे पास खरीदने का अधिकार आया था, पहला दिन, एक्सरसाइज पीरियड का पहला दिन कहलाता है डेट ऑफ वेस्टिंग, ठीक है। क्या पहले दिन ही आप खरीद लोगे? ऐसा भी हो सकता है, हाँ। तो डेट ऑफ वेस्टिंग, डेट ऑफ एक्सरसाइज दोनों एक ही चीज हो जाएगा। और डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आपको अलॉट हुआ। शेयर आपको कंपनी ने कहा था 20 रुपए में देंगे 100 शेयर, जिस दिन कहा था उस दिन 100 रुपए था। जिस दिन 3 साल का पीरियड पूरा हुआ उस दिन 150 का हो गया था। जिस दिन आप एक्सरसाइज किए उस दिन 175 का हो गया। जिस दिन शेयर अलॉट हुए उस दिन 200 का हो गया। कंपनी आपको कितने का देगी? 20 रुपए का। कंपनी आपको कितने का देगी? 20 रुपए का। तो अब बात ये आती है कि कितना परक्यूजिट की इनकम कहलाएगी। तो डेट ऑफ एक्सरसाइज के दिन जो प्राइस होती है ना, वही मायने रखती है। तो इसको आप क्या करें? याद कर लें कि डेट ऑफ एक्सरसाइज की प्राइस से बस मतलब है, बाकी जितना है सब फिजूल की बात है। आपके एग्जाम में क्या फिजूल की बात करेगा? हाँ करेगा। नहीं करेगा तो आप कंफ्यूज कैसे होगे? आप कहोगे एक्सरसाइज वाले दिन शेयर की प्राइस थी 175, मुझे मिला है 20 रुपए में 155 रुपए का आपको फायदा हो गया। 155 रुपए का फायदा हो गया, 155 रुपीज पर शेयर ऑन 100 शेयर्स। तो 155 इंटू 100 कितना होता है? 155 इंटू 100, 15,500। ये आपका परक्यूजिट हो गया। लेकिन ये टैक्सेबल उस साल होता है ना जिस साल आपको शेयर अलॉट होते हैं। तो अलॉट कब हुआ है? ये इस 5वें साल में। तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। लेकिन कितना टैक्सेबल होगा याद रहेगा हमेशा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परक्यूजिट इन केस ऑफ शेयर्स ऑब्टेन्ड अंडर ईशॉप? एक्सरसाइज प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, हमें कितने में मिला, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए अब नेक्स्ट बात देखिए। Tax on ESOP of startup to be paid after 5 years of exercising the option. स्टार्टअप्स क्या होते हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊं।
बहुत सारे लोग जो नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं वो अपने आप को स्टार्टअप भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दैट इज अ न्यू बिजनेस, दैट्स नॉट स्टार्टअप। एक्चुअली स्टार्टअप उसे कहते हैं, वो नए बिजनेस को कहते हैं जिसे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, और इसके बड़े सारे क्राइटेरियाज है। नंबर 1 क्राइटेरिया कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या फिर एलएलपी होनी चाहिए। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म बना रखा है, वो भी कहते हैं नया बिजनेस है, वी आर एन स्टार्टअप। नो, दैट्स नॉट एन स्टार्टअप। स्टार्टअप हैज गॉट एन स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी तो ये स्टार्टअप है, ठीक है। तो स्टार्टअप की बड़ी सारी कंडीशन है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, उनके आइडियाज, मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग, उनके अर्निंग कैपेसिटी, इन सब को चेक किया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट इसकी रिकॉग्निशन देती है। अब देखिए ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं, नए लोग इस धंधे को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग स्टार्टिंग में काम में आते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय क्यों ना हो, ठीक है, इसमें कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता। जब एक नया धंधा शुरू होता है ना, तो बहुत कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं और उसको एक ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एक इंसान मालिक कौन है अब यहाँ पे, जिसका आइडिया था वो मालिक है, बस, और क्या। काम तो सभी मिलके कर रहे हैं, एक नया धंधा शुरू किए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करता है कि सभी को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट किए जाए, सभी इसमें हिस्सेदार बने, मालिक बने, ताकि सभी का मोटिवेशन हो इसको अपलिफ्ट करने का, ग्रो कराने, राइट। अच्छा, अब एक नया बिजनेस आप देखेंगे, बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में हैं जो बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। स्टार्ट 10-10 रुपए के शेयर हैं जो मार्केट में 500-500 रुपए के हो जा रहे हैं, इमीडिएट उसकी वैल्यू 500 रुपए हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर एक स्टार्टअप में एम्प्लॉय को शेयर मिला है और वो उस शेयर, भाई एक्सरसाइज प्राइस के और इशू प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टैक्सेबल होता है स्पर्क्यो से, लेकिन इसका टैक्स देने के लिए उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए। अब बात समझ रहे हो? मान लीजिए 500 रुपए का शेयर 10 रुपए का दे दिया गया, तो 10 रुपए तो एम्प्लॉय दे दिया, खरीद लिया 500 रुपए के शेयर 10 रुपए देके, लेकिन उसका डिफरेंस होता है 490 रुपया। और 490 रुपया में मान लीजिए वो 30% के स्लैब में फॉल करता है, तो 490 का 30% टैक्स हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटी 150 रुपए का टैक्स। और इस शेयर के लिए तो 10 रुपए वो जुगाड़ लिया, 150 रुपया टैक्स देने के लिए कहां से लाएगा? हो सकता है पैसे ना हो उसके पास। भाई नया धंधा है ना, नया धंधा शुरू किए, कुछ नए लोग आए हैं, उसमें एम्प्लॉय है, हो सकता है पे ना कर पाए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्टार्टअप वाली एम्प्लॉयज को, जिनको परक्यूजिट मिला है ईसॉप वाला, उनका टैक्स हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, उनसे टैक्स बाद में मांगेंगे, ठीक है, अभी नहीं मांगेंगे। हालांकि इनकम इसी साल की इनकम में जोड़ देंगे, जब मिला है, जिस साल अलॉट हुआ है शेयर, उस साल की इनकम कहलाती है, इनकम में हम जोड़ देंगे उसी साल, लेकिन टैक्स को डिले कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, टैक्स बाद में लेंगे। ये एक यूनिक किस्म का लॉ बना है पूरे इनकम टैक्स में, ठीक है। देखिए क्या है, कंसीडरिंग द इश्यू ऑफ कैश फ्लो, as employee may not have the requisite fund to make payment of tax on such perquisite which is given by way of shares in the company, the tax shall be collected on such perquisite after 5 years from the end of the financial year in which option is exercised. रट लीजिए इस बात को, after 5 years from the end of the financial year in which option is exercised। कह रहा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, वहां से उस साल के अंत से 5 साल तक हम आपको माफ कर देंगे, छूट दे देंगे, उसके बाद आप टैक्स पे कर दीजिएगा। मतलब कब तक की छूट मिल गई हमको, कब तक हम बच गए? हम बच गए हैं जिस साल हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वहां के अंत से 5 साल, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द इनकम विल बी इंक्लूडेड एंड असेस्ड इन द ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। आपने जिस साल, अब इस केस में जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसी साल हम आपकी इनकम मान लेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या था लॉ? अदरवाइज ये था लॉ कि जिस साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते थे उस साल इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी, अलॉट जिस साल होता था उस साल आपकी इनकम में जाती थी और आपको उसी साल टैक्स भी देना होता था। लेकिन स्टार्टअप के केस में क्या होगा, जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल की हम आपको इनकम बना देंगे, लेकिन उस साल के अंत से 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। अब बाकी के केस में ऐसा नहीं है, बाकी के केस में जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल कुछ नहीं होता, जिस साल आपको अलॉट हुआ है उस साल इनकम आपकी टैक्सेबल होती है और उसी साल टैक्स देना होता है। It is only the payment of tax which is being postponed.
इनकम आपकी पोस्टपोन नहीं हो रही है, इनकम तो टैक्सेबल इनकम बना दी जाएगी और जोड़ भी दी जाएगी, जितना उसका टैक्स बनेगा ना उतना बैलेंस रखा जाएगा, टैक्स बाकी रखा जाएगा, ये बाद में कोई। However, in case such share is sold by the SSC or the SSC ceases to be the employee of the employer, then the tax shall be payable within 14 days from that date. अच्छा, अगर आप वो शेयर बेचते हैं या फिर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो ऐसे में आपको 14 दिन के अंदर अंदर उसका टैक्स जमा कर देना है। इट इज वन ऑफ द टिपिकल केस, ये वन ऑफ द टिपिकल केस मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला कि ये एक यूनिक चीज इनकम टैक्स में आ गई है, ऐसा कहीं है थोड़ी ना, तो यूनिक चीज आ गई इनकम टैक्स में कि भैया इनकम तो बन गई है लेकिन टैक्स बाद में दे देना, बकाया टैक्स का बकाया लगा के सरकार बैठी है, ऐसा हुआ नहीं है कि यूनिक किस्म का लॉ बन गया। It is one of the typical case where the taxability of the income is not being postponed. Taxability of income postpone नहीं हो रही है, income तो taxable हो जाएगी, but the payment of tax on such income is being postponed. कैसा लगा ये लॉ आपको? अब now coming to the last perquisite, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअरी, बचा कुचा, any other benefit or amenity etc. बेनिफिट को ही एमिनिटी भी कहा जाता है, थोड़ा सा बस अंतर होता है एमिनिटी और बेनिफिट में। बेनिफिट क्या होता है, हम एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, और जब हम कलेक्टिव सभी को देते हैं ना तो उसको एमिनिटी कहते हैं, है वही चीज, बेनिफिट ही है, दोनों बेनिफिट ही है, एमिनिटी एंड बेनिफिट वन एंड द सेम थिंग। बहुत आप कहेंगे कि अंदर से घुस के बताइए सर, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को कोई फायदा दे रहे हैं तो वो बेनिफिट है, लेकिन सारे लोग को वो फायदा दे रहे हैं तो वो क्या है, एमिनिटी है। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैंने एक एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन करा दी या एक जिम ज्वाइन करा दिया, जिम का पैसा कौन दिया, एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय को जिम ज्वाइन करा दिए, जिम का पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, पता है ये क्या है, बेनिफिट है। मैंने ही एक जिम खोल दिया और सारे एम्प्लॉय को कहा तुम लोग जिम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, सारे एम्प्लॉय क्या फायदा दे रहे हैं एम्प्लॉय को, हाँ, लेकिन सबको कलेक्टिव मिल गया, सबको इकट्ठा मिल गया, ये क्या है, एमिनिटी। एक्चुअली बेनिफिट एम्प्लॉय खुद ही मैनेज करते हो, सब लोग उसको यूटिलाइज करने लगे तो उसको एमिनिटी कहते हैं, या आप बहरहाल छोड़ सकते हैं इस बात को। दिस इज अ रेजिडुअल हेड, इट कवर्स एनी अदर बेनिफिट और एमिनिटी चार्ज राइट और प्रिविलेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कह रहा है कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन दो चीज टैक्सेबल नहीं होगा। पहला कह रहा है परक्यूसिट जो ऑलरेडी इन प्रीसीडिंग पैरास में आ चुके हैं। अरे भैया जो पहले आ चुके हैं, जिनके जितने परक्यूसिट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो किसी ना किसी और सेक्शन में टैक्सेबल हो चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कह रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन पहले ही आप पढ़ लियो ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर आप पहले ही पढ़ लियो ना, तो जितने बेनिफिट पहले ही पढ़ चुके हो वो इसमें नहीं आएगा। तो हम भी इतना समझते हैं कि जो हो चुका है वो इसमें नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी टैक्सेबिलिटी पढ़ लिया आपने। दूसरा कह रहा है टेलीफोन और मोबाइल फोन का परक्यूसिट नहीं आएगा, टेलीफोन और मोबाइल फोन, एक्सपेंस ऑफ टेलीफोन और मोबाइल फोन का परक्यूजिट नहीं आएगा। तो क्या टेलीफोन और मोबाइल फोन परक्यूजिट क्या आपने ऊपर कहीं पढ़ा था? नहीं, ऊपर भी नहीं पढ़ा और यहां भी नहीं आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये एग्जेम्प्ट है। क्या चीज एग्जेम्प्ट है? आप ऐसे समझ लीजिए, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, ये परक्यूजिट की बात हो रही है, अलाउंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये बेनिफिट्स की बात हो रही है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फोन का बिल भर दे तो ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। मैं एक जनरल सी बात करता हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फोन का बिल क्यों भर रहा होगा? एम्प्लॉय रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है इसलिए? नहीं, एक्चुअली उस फोन से ना ऑफिस के कॉल्स होते होंगे, इसलिए एम्प्लॉयर उस फोन का बिल भरता है, इसलिए भरता होगा। क्लियर है ना ये बात सबको? तो ठीक है, और वो एग्जाम भी होना चाहिए, तो खर्चा एम्प्लॉयर का ही होता होगा। तो बहरहाल, हालांकि इसमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि उसने अब पर्सनल कॉल कितनी की, ऑफिशियल कॉल कितनी की। यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के टेलीफोन का बिल भर रहा है, टेलीफोन और मोबाइल फोन परक्यूजिट देता है, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, क्योंकि ये प्रीसीडिंग पैरा में भी नहीं है और यहाँ भी इंक्लूडेड नहीं है। मोड ऑफ वैल्यूएशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देता है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। हालांकि इस बात को समझने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये आपके सोच के बियॉन्ड वाली बात है अभी के लिए फिलहाल। अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कभी कभी एक ट्रांजेक्शन ना
जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं होती है। हम परचेज किए 100 रुपए का, वो दिखाया गया 80 रुपए का, 60 रुपए का, तो कह रहा है कि जेन्युइन वाला दिखाए क्या, उससे मतलब नहीं है, जो जेन्युइन वाली कॉस्ट है वो बताइए। तो छोड़ दीजिए, इतना आपको नहीं समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये सब आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में आती है, जब हम विदेश से माल खरीदते हैं, ठीक है, उसी में ये सब आता है। तो बहरहाल आप इस बात को हम अभी इग्नोर करेंगे आपके लिए, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू। हम सिर्फ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर वाली बात को आपको समझाएंगे कि मोड ऑफ वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10 शर्ट दे दे एट द रेट ऑफ 300, तो कितना हो गया? 3000 रुपया। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कितना है? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कितना है? मान लेते हैं 200 रुपया। तो 10 शर्ट का कितना? 2000 रुपया। हालांकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पता है कितना है? 400 रुपया। और रिटेल प्राइस कितना है पता है? 1000 रुपया। फिर से सुनिए, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 300 रुपए में 10 शर्ट दी है, जिसकी 300 रुपए में 10 शर्ट दी है, जिसकी एम्प्लॉयर की कॉस्ट 200 रुपया है, ठीक है। और डीपी उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को वो 400 रुपए में देता है, रिटेल में 1000 रुपए में बेचता है। क्या कोई परक्यूसिट वैल्यूएशन होगी? नहीं, कोई फायदा ही नहीं दिया। एक्चुअली फायदा होता कितना है? जितना की एम्प्लॉयर की कॉस्ट होती है उससे ज्यादा तो वो ले ही लिया है, तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं कहता हूं फ्री में दिया है, 2000 रुपए की शर्ट फ्री में दिया है, एम्प्लॉयर की कॉस्ट 200 है, बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को 400 में, रिटेल में 1000 की बेचता है, ऐसी 10 शर्ट एम्प्लॉय को दे दी गई। एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट वैल्यूएशन कितना होगा? 2000 रुपए, जो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। whatever is cost to the employer will be taxable in the hands of employee as an perquisite, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने ये लॉ आपको सिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉय को 10 शर्ट देगा ना, 200 रुपए की 10 शर्ट दे देगा, तो हम इसको बोलेंगे गिफ्ट। और 5000 रुपए तक का गिफ्ट इन काइंड जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये हम एग्जेम्प्ट करा लेंगे, ठीक है। तो गिफ्ट बोल दीजिए ना इसको, राइट। लेकिन अगर आप इसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने आपको एक बेनिफिट दिया है, अपनी कंपनी के 10 शर्ट दिए हैं, ठीक है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी टैक्सेबल एज एन परक्यूसिट। बट आप इसको गिफ्ट बोल सकते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको गिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस है 800 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर को 800 में एम्प्लॉय देता है, और रिटेल प्राइस है इसकी 1000 रुपया, ठीक है। आपको 10 शर्ट मिली है एट द रेट ऑफ 200, तो अब कितना टैक्सेबल होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये परक्यूसिट की वैल्यू है, जिसमें से 200 रुपए आप दे ही दिए, तो 300 रुपए आपको फायदा मिला, 10 शर्ट पे कितना हो गया? 3000 रुपए का फायदा है। क्या इसको हम लोग 3000 रुपए को गिफ्ट बोल सकते हैं? नहीं, गिफ्ट में पैसा नहीं लिया जाता, गिफ्ट में पैसा नहीं लिया जाता, तो इसलिए टैक्सेबल क्या होगा? हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पैसा लेके हम लोग दे रहे हैं ना, तो इसको गिफ्ट नहीं दिखा पाएंगे आप, राइट। तो यहाँ पे 3000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप कोई क्लैरिटी है इन सभी पॉइंट्स में। सो लेट्स स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर। अगली क्लास में आप आइए और बाकी की जो थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं, ज्यादा कुछ अब ज्यादा बचा नहीं है इस चैप्टर में, वो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।